नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। तो विधानसभा में पेश किया गया है अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 7,301.5 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। बजट से विकास कार्यों को मिलेगी गति, वित्त मंत्री ये कहते हुए। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 7,301.5 करोड़ रुपए का ये बजट है, अनुपूरक बजट है, यानी एनुअल बजट के 1.3% कहा जा सकता है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। और आइए आपको बताते हैं अनुपूरक बजट की क्या खास बातें हैं। तो कुल बजट का 1.33% का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, आंगनबाड़ी चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे का प्रावधान, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुपूरक बजट है। कुल बजट का 1.33% का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इसमें शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने तो यहां तक अपील की है कि ये छोटा सा अनुपूरक बजट है और बिना चर्चा के ही इसे पास कर दिया जाए। एक बार आपको फिर से बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और उसमें जो खास बातें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे का प्रावधान किया गया है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। वित्त मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये एनुअल बजट का 1.33% का अनुपूरक बजट है, छोटा सा बजट है। आंगनबाड़ी चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि होगी, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा और उसके लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे का प्रावधान, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अनुपूरक बजट 30,000 से ऊपर का हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा अनुपूरक बजट 7,301.5 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। इसलिए बिना चर्चा के ही अगर सबको पास कर दें तो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की तो वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस छोटे से बजट को बिना किसी चर्चा के ही पास किया जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर संभल से है, जहां पर शफीक उर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल संभल के सांसद हैं शफीक उर रहमान और इन्होंने सपा के सांसद हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजेश सिंघल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बर्क ने तालिबान के समर्थन में अपना बयान दिया था, अफगानिस्तान पर कब्जे को सही बताया था। उन्होंने भारत की आजादी से तुलना की थी और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है संभल के सांसद के ऊपर। हालांकि जब ट्रोल होने लगे तो उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बर्क ने तालिबान के समर्थन में जो बयान दिया था उस बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो संभल के सांसद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है देशद्रोह का। एक बार आपको फिर से बता दें, दरअसल मंगलवार को इन्होंने अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा किया है उस कार्रवाई को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया उसी तरीके से तालिबानियों ने संघर्ष किया है और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है संभल के सांसद पर। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैज़ान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि
डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया। और मामला दर्ज होते ही बयान से पलट गए सपा सांसद। तालिबानी प्रेम पर शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पहले मैंने तालिबान की सराहना नहीं की है। उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ये कहा संभल के सांसद ने। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के साथ हम खड़े होंगे। और आइए आपको सपा सांसद का वो बयान सुनवाते हैं जिसके चलते उन पर मामला दर्ज हुआ है। हम तो इस तरह देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है जहां पर बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा का विवादित बयान सामने आया है। ताजिया दफनाने पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा बोले, दम हो तो मंदिर परिसर में दफनाएं ताजिया, मेरे रहते करबला नहीं मनाया जाएगा, ये कहा है अभिजीत सांगा ने। क्षेत्र में हमेशा ताजिया उठाने पर पाबंदी होगी। साथियों, आज प्रधान जी, मैं अभी एसओ को अवगत करा दूंगा, अन्य अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आप भी एक लिखित अपना प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। जो भी अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं, आपकी अगर अनुमति, आपकी समिति की अनुमति के बगैर यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे फोन करिए। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डाल साथियों, यहाँ पर हम बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं खबर आगरा से, जहां पर मस्जिद में राष्ट्रगान के विरोध का मामला, शहर मुफ्ती और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। असलम कुरैशी ने दर्ज करवाया है मामला। थाना मंटोला में मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुफ्ती ने मस्जिद में राष्ट्रगान का विरोध किया था और ऐसे में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। असलम कुरैशी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मस्जिद में राष्ट्रगान के विरोध को लेकर असलम कुरैशी ने मुकदमा दर्ज करवाया है मुफ्ती और मुफ्ती के बेटे पर। अगस्त 15 का जो दिन वहाँ पे जो जुम्मा मस्जिद और वहाँ पे मदरसा दोनों आपस वहाँ पे एक ही छताव का बिल्डिंग है। वहाँ पे जो झंडा फहराने के लेके कुछ ऑडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वहाँ का जो मदरसा का चेयरमैन है मिस्टर असलम कुरैशी ने एक एप्लीकेशन पुलिस के दिया था। वहाँ पे जो घटना कार्यक्रम हुआ था उसी में उनके साथ जो वहाँ पे बात हुआ था, जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लेके राष्ट्रगान के लेके उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत हुई है और उसके बाद उनका धमकी भी दिया है इस तरह का बात आपने इसे वहाँ काम किया इस तरह का। उसके आधार पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, उसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सलम साहेब, जामे मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। वहाँ जो जनगणमन हुआ है, कतन हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा। अल्लाह ताला के कहर को दावत न दीजिए, डरिए अल्लाह से। अल्लाह सिद्धार्थनगर में जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्र सरकार वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। सर, इस आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोग सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाने से
5-7 लोकसभा में पहले से ही जाए, जनता से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें और साथ में साथ जानकारी भी प्राप्त करें कि जो भारत सरकार की योजना है, जो प्रदेश सरकार की योजना है, वो उनके तक ठीक ढंग से पहुंच रही है कि नहीं। सर, इस आशीर्वाद यात्रा का 2022 में कितना फायदा होगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, आशीर्वाद यात्रा कोई चुनाव के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मंथली हैं, तो निकलेंगे तो आप लोग उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। देश में तमाम मंत्री बनाए गए हैं, बहुत से प्रदेश से बनाए गए हैं और जन आशीर्वाद यात्रा सभी प्रदेशों में चल रहा है और निश्चित तौर से जब कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम है, तो लाभ उसका मिलना है। सर, पूर्वांचल से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि आप बगल के जिले के रहने वाले महाराजगंज के, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज से आप कहते बड़ा लगाव। सिद्धार्थनगर जिला आकांक्षी जिलों में आता है, तो सर इसको आकांक्षी जिलों से उभारने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आकांक्षी जिले का मकसद है कि जो अन्य जिलों से जो कार्य अधूरा रह गया है सिद्धार्थनगर में, वो निश्चित तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के दोनों जिले के एजेंडे में है और निश्चित तौर से जो कमियां हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिन्होंने बताया कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का धरना प्रदर्शन जारी है। विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना को लेकर धरना पर बैठ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। चाहे जो मजबूरी हो, सभी लोग चाहे जो मजबूरी हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का धरना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना को लेकर धरना पर बैठ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, सभी लोग चाहे जो मजबूरी हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तस्वीरों में आप देख सकते हैं धरने पर बैठ गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबर मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई टली है। वकील रंजना अग्निहोत्री के दावे पर टली सुनवाई। जिला जज के ट्रांसफर होने के कारण सुनवाई टली है। अब 6 सितंबर को वाद पर होगी अगली सुनवाई। तो जिला जज के ट्रांसफर होने के कारण सुनवाई टली। अब 6 सितंबर को वाद पर अगली सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई टली है। फिलहाल मथुरा का यह मामला है। दरअसल वकील रंजना अग्निहोत्री के दावे पर सुनवाई टली है। जिला जज के ट्रांसफर होने के कारण यह सुनवाई टली है और अब यह सुनवाई 6 सितंबर को होगी। आगे बढ़ते हैं खबर गाजियाबाद से। नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला। नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। विजिलेंस की एफआईआर के बाद हरकत में आई है निगम। फॉर्म से भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की जांच जारी। सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक मशीन की फॉर्म ने की थी आपूर्ति। 1 माह पूरा होने के बाद भी नहीं हुई पूरी जांच। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में गठित हुई थी कमेटी, लेकिन आज भी जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। एफआईआर के बाद हरकत में आई है कमेटी और जांच तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं खबर बुलंदशहर से। पूर्व सपा के विधायक हैं जिनको धमकी लगातार मिल रही है। लगातार 2 दिन से मिल रही है जान से मारने की धमकी। अज्ञात लोग फोन से पूर्व विधायक मुकेश को धमकी दे रहे हैं। मामले में पूर्व विधायक ने एसएसपी को पत्र लिखा है, जताई हत्या की आशंका। पूर्व विधायक ने कानूनी कार्रवाई के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। शिकारपुर क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं मुकेश पंडित।
आगे बढ़ते हैं, अमरोहा से खबर है जहां पर शाम ढलते ही मैखाना बन जाता है बिजली घर। बिजली न आने की शिकायत करने गए युवकों के साथ मारपीट हुई है। भारी संख्या में युवकों ने बिजली घर का घेराव किया है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बिजली कर्मचारियों ने ऑफिस को मैखाना बना रखा था। अमरोहा के धनोरा बिजली घर का यह मामला है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो युवा हैं, जो लोग वहां पर खड़े हैं, दरअसल बिजली घर का घेराव करने आए हैं। यहां पर बिजली कटौती को लेकर जब युवा गए कहने के लिए, शिकायत करने के लिए, तो उनके साथ मारपीट हुई थी। वहीं सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में खड़ंजा लगाने को लेकर दो पक्षों में खूनी खेल देखने को मिला है। विवाद के दौरान प्रधान प्रतिनिधि ने बाप बेटे को गोली मार दी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वह जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के कुरहा में छत के पास से गुजरी 11,000 हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां 2 बच्चों के इलाज में एक बच्चे की देर रात मौत हो गई। एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज वाराणसी में किया जा रहा है। छत के ऊपर से गया था। हम लोग 50 बार उसको कंप्लेन किए थे। एसडीओ के यहाँ से एप्लीकेशन लगा के तार हटा दीजिए। बिजली विभाग को आप लोग कंप्लेंट किए थे? कंप्लेन किए थे, 50 बार किए थे, लेकिन उन लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो क्या ये कितने बच्चे उनको करंट लगा? 3 बच्चे। ये करंट से झुलस गए? हाँ, बिजली के तार से। तो तीनों बच्चे क्या भाई हैं क्या? हाँ, एक ननद की लड़की है और एक जेठानी का लड़का है और एक देवरानी का। तीनों बच्चे एक ही परिवार के। ये कब की घटना है? ये घटना है 5:15 साढ़े 5 बजे। बच्ची आई है जो 3 साल की है जी, वो डॉक्टर ऑफ भजन की है और ये ब्रॉड डेड आई है। जो ब्रॉड डेड है जी, ब्रॉड डेड। और बाकी 2 बच्चे और कोई प्रतीक और प्रिंस है? हाँ, ये प्रतीक सन ऑफ विकास चंद गुप्ता के हैं। 6 साल का बच्चा है, गौराई से आया हुआ है। ये 99% बर्न है और इसका इलाज चल रहा है हमारे यहाँ और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसको आगे के लिए रिफर भी कर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।